वेलकम फ्रेंड्स, गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हम यहाँ पे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो आज हम वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी एक ऐप है, एजुकेशनल ऐप है विदश्री, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी कोर्स, अपना मनचाहा कोर्स परचेज कर सकते हैं आफ्टर सीइंग द डेमो वीडियोस। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, जेनेटिक्स, जिसे हम बोलते हैं अनुवांशिकी, ठीक है, और वंश परंपरा, हेरिडिटी। ये हम पहले भी कर चुके हैं। पहले आप जनरल साइंस की वीडियो देखिएगा जेनेटिक्स की, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ आपको करा रखी है जो 12th में पहले से ही कवर्ड है। तो उसका रिवीजन ना कराते हुए, मतलब रिवीजन तो हम करा रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो कि मैं टर्मिनोलॉजी तो आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, मगर एक जो हार्डकोर एक्सप्लेनेशन है जो हमने जनरल साइंस की वीडियोस में कर रखा है, आपको ये सजेशन दूंगा कि ये वीडियोस देखने से पहले आप जनरल साइंस में जो हमारी जेनेटिक्स की जो वीडियो है, हेरिडिटी और एवोल्यूशन, अलग की वीडियो है, आप एक बार उसे देखें और फिर इस वीडियो को देखें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी से, ठीक है। कॉमन टर्मिनोलॉजी हमारी जेनेटिक्स में क्या होती है? हमारी पहली डेफिनेशन है जेनेटिक्स, जिसे हम बोलते हैं अनुवांशिकी। आपकी जेनेटिक्स क्या होती है? ठीक है, हमारी जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ साइंस जो हमारी क्या करती है, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स की स्टडी करती है कि वो किस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, उसे कहते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। उसके बाद हेरिडिटी क्या होती है? वंश परंपरा। हेरिडिटी क्या होती है? वंश परंपरा। हेरिडिटी को क्या बोलते हैं आपका? जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई कैरेक्टर्स आपके या ट्रेड्स बोलो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड हेरिडिटी। उसके बाद करते हैं वेरिएशन। वेरिएशन का हिंदी में मतलब होता है रूपांतर। रूपांतर हम बोलते हैं, रूपांतर बोलते हैं। रूपांतर का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर कोई चेंज आ गया है, इनबिल्ट चेंज आ गया, उसे क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलेंगे। उसके बाद है हमारी ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होती है? एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब मान लीजिए ये एक मेल है, ये एक फीमेल है, इन्होंने क्या करा, इनके बीच में हुआ सेक्स है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो इनका बच्चा निकलेगा उसे हम क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। तो ऑफस्प्रिंग यही होती है, वो एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपको प्रोडक्ट निकलता है उसे हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। उसके बाद है एलिलीज, ठीक है। एलिलीज क्या होती हैं? इसको हिंदी में अलीली बोलते हैं। अलीली होती क्या है? एक जीन की अलग अलग फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एलीली बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप पे। फिनोटाइप हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिनोटाइप क्या होते हैं? जो आपके एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं, जो आप किसी को देख के आप आउटर एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन करके आप कैरेक्टर्स बनाते हो, उसे बोलते हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होता है? जीन का मतलब जीन होता है, जो आपका आंतरिक जो कंस्टिट्यूशन होता है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जो होता है, उसे क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। शुद्ध प्रजनन नहीं बोलते फिनोटाइप को, मैंने एरो लिख रखा है। प्योर ब्रीडिंग को बोलते हैं शुद्ध प्रजनन। एरो मैंने इसलिए डाउन की तरफ कर दिया क्योंकि शुद्ध प्रजनन को हम क्या बोलते हैं? प्योर ब्रीडिंग बोलते हैं। प्योर ब्रीडिंग क्या होती है? जब आप ऐसे ऑर्गेनिज्म के बीच में ब्रीड करा रहे हो जिनकी एलिलीज क्या है, बिल्कुल सेम है, फैक्टर्स बिल्कुल सेम है, उसे क्या बोलते हैं? प्योर ब्रीडिंग बोलते हैं। हाइब्रिड क्या बोलते हैं? हाइब्रिड यानी एक ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा एलीली या एक से ज्यादा फॉर्म प्रेजेंट हैं, अलग अलग पेरेंट्स की, या ये बोल सकते हो कि दूसरी स्पीशीज की अगर उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उसे क्या बोलेंगे? हाइब्रिड बोलेंगे। उसके बाद है हमारा डोमिनेंट और रिसेसिव फैक्टर। याद रखिए, प्रमुख और पुनरावृत्ति, ठीक है। डोमिनेंट मतलब क्या होता है? वो डोमिनेंट, अपना एक हुकूक, हक और हुकूक जमाना, तो यानी वो फैक्टर जो आपका डिस्प्ले हो जाता है, वो फैक्टर जो आपका किसी इंसान में दिख जाता है उसे बोलते हैं डोमिनेंट फैक्टर। और वो फैक्टर जो इंसान के पास होते हुए भी दिख नहीं पाता उसे क्या बोलते हैं? रिसेसिव फैक्टर बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हिंदी में बोलते हैं एक संकरीय, और डाइहाइब्रिड को बोलते हैं द्विसंकरीय। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है? जिसमें हम एक सिंगल ट्रेट को लेके चलते हैं और इसको ही लेके हम क्रॉस करते हैं, उसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है? जिसमें हम एक से ज्यादा ट्रेट्स को लेके चलते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद आता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है अंडकोश निकालना। इमैस्कुलेशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी आपकी? याद रखिए, हमने यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल फ्लावर्स पढ़े हैं, तो बायसेक्सुअल फ्लावर से अंडकोश यानी एंथर हमने जो पढ़ रखे हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर से अंडकोश निकालने की प्रक्रिया, ठीक है, वो भी तब जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर ना हो पाए, ठीक है, यानी पोलन ग्रेन्स के मैच्योर होने से पहले अगर हम उसके किसी भी बायसेक्सुअल फ्लावर के अंडकोश निकाल देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट का मतलब अधूरी, डोमिनेंस का मतलब
हुकूक जमाना, हक जमाना। मगर जब आपकी डोमिनेंस इनकम्प्लीट रह जाती है, ठीक है, यानी कोई भी आपका जो डोमिनेंट फैक्टर है वो डोमिनेट नहीं कर पाता, उसे क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है आपका स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर भी बोलते हैं उसे। तो इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर, यानी इसमें स्नैपड्रैगन फ्लावर में जो कलर होता है वो पिंकिश येलो होता है, ठीक है, मगर वो पिंकिश येलो किसी इनहेरिटेंस की वजह से ही होता है। तो आपको और कुछ याद नहीं रखना, आपको बस इतना याद रखना है कि इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर किसमें, स्नैपड्रैगन में या डॉग फ्लावर में, किसका एग्जांपल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फ्लावर है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। उसके बाद हम बात करते हैं को डोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है, ये दोनों डेफिनेशंस आपकी इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। को डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, को मतलब होता है म्यूचुअल, ठीक है, और डोमिनेंस से आप डोमिनेंट समझ लीजिए। तो को डोमिनेंस का मतलब ये होता है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं और वो बिना एक को दबाए दोनों एक साथ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं को डोमिनेंस। और मल्टीपल, यानी मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मैनी, यानी आपके बहुत सारे, एक से अधिक यानी एकाधिक। और एलिलिज्म हमने पढ़ रखा है अलीली। तो मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है आपका, जब आपकी एक जो जीन होती है वो एक से ज्यादा एलिलिक फॉर्म्स में पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं। इसमें आप सीधे हमारी वीडियो देखेगा ब्लड ग्रुप वाली, जिसमें हमने ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा रखा है कि IA कैसे बनता है, IAB कैसे बनता है, IB कैसे बनता है। वो सारा जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। कोडोमिनेंस को क्या बोलते हैं, सह प्रमुख भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक नया डेफिनेशन आती है प्लायोट्रॉपी, ठीक है। प्लायोट्रॉपी क्या होता है, जब एक जीन में ताकत होती है, एक से ज्यादा फिनोटाइपिक इफेक्ट दिखाने की शक्ति होती है, यानी एक से ज्यादा क्या होती है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स दिखाने की शक्ति होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। उसके बाद पनट स्क्वायर, पनट स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पनट समकोण चतुर्भुज, पनट को पनट ही बोलते हैं, आगे से इसके लगाते थे समकोण चतुर्भुज। तो पनट स्क्वायर यानी पनट समकोण चतुर्भुज क्या होता है आपका, तो जो पनट समकोण चतुर्भुज होता है ये बेसिकली एक डायग्राम होता है, जिससे जब हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे होते हैं या जितना भी जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है उस हाइब्रिडाइजेशन के डेटा को मेंटेन रखने का एक जो चार्ट होता है वो कौन सा होता है, पनट समकोण चतुर्भुज। आपको कहीं पे, हालांकि लैब असिस्टेंट के पेपर में तो नहीं, बट 12th में भी आपको एकेडमिक में सिखाया जाएगा कि पनट स्क्वायर कैसे बनाता है। पहले से क्या जाता था, अब ये हो सकता है कि शायद पनट स्क्वायर ही ओमिट हो गया है सिलेबस से, डेफिनेशन रखी गई है, उसको बनाने की प्रक्रिया ओमिट कर दी गई। तो पनट स्क्वायर आपका हाइब्रिडाइजेशन डेटा को मेंटेन रखने के काम आता है। उसके बाद हाँ, एक नई डेफिनेशन है लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स क्या होती हैं आपकी, जितनी भी जीन्स आपकी क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है ना, वो सारी क्या होती हैं, लिंक्ड जीन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद लिंकेज क्या होता है, ठीक है, लिंकेज ये होता है जब आपकी दो से ज्यादा जीन्स, ठीक है, जब आपकी दो से ज्यादा जीन्स बोल सकते हो, या अभी हमने लिंक्ड जीन्स पढ़ा था, आप ये बोल सकते हो कि दो से ज्यादा लिंक्ड जीन्स आपकी इनहेरिट होती है, ठीक है, आपकी इनहेरिट होती है और उनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50% होती है, उसे क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। उसके बाद एक नई डेफिनेशन है हमारी नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन क्या होता है आपका, नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है तोड़ना। तो याद रखो, मियोसिस के दौरान अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग नहीं हो पाती है उसे क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं, क्योंकि जंक्शन का मतलब क्या होता है, एक स्पॉट जहां पे दो चीजें जुड़ती हैं, मगर जब उस जंक्शन का ही हमने क्या कर दिया, हमने उसका विभाजन कर दिया, उसे नॉन डिसजंक्शन कर दिया, तो उसका मतलब क्या होता है कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं आपके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सिंपली मैंने पहले ही बोला है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो आपके मियोसिस के दौरान, क्योंकि रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, माइटोसिस पढ़ते हैं, मियोसिस पढ़ते हैं। तो जब आपके जो मियोसिस के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो सके बोलो, या ये भी बोल लो कि जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जब वो आपके क्या कर पाते हैं, सेपरेट नहीं कर पाते, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। उसके बाद एनियोप्लॉडी, एनियोप्लॉडी का मतलब क्रोमोसोम से रिलेटेबल होता है। एनियोप्लॉडी का मतलब ये होता है कि जब आपका या तो लॉस हो जाता है या आपका एक एडिशन हो जाता है, लॉस और एडिशन या किसी भी क्रोमोसोम का, जिस वजह से पेयरिंग क्या हो जाती है, थोड़ी दिक्कत में आ जाती है, उसे बोलते हैं एनियोप्लॉडी बोलते हैं। उसके बाद हमारी नई डेफिनेशन है ट्रायोसोमी, जिसे हम बोलते हैं त्रिगुण सूत्रता। इसे क्या बोलते हैं, त्रिगुण सूत्रता बोलते हैं। ट्रायोसोमी क्या होती है आपकी, जब एक क्रोमोसोम आपका 3 कॉपी में होगा, जैसे मान लीजिए ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, मैंने इसकी फोटोस्टेट कॉपी करी और 3 अलग अलग कॉपी निकाल दी,
ठीक है। तो ये क्या हो गई, ट्रायोजोमी हो गई, कि जब आप ट्राई का मतलब 3 होता है, ठीक है, और जोमी का मतलब क्रोमोसोम से रिलेटेबल होता है। तो ट्रायोजोमी क्या होती है, जब आपका एक क्रोमोसोम अलग अलग कॉपीज में 3 कॉपीज में प्रेजेंट है उसे बोलते हैं ट्रायोजोमी। मोनोजोमी, उसका मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो मोनोजोमी का मतलब भी यही होता है कि जब एक क्रोमोसोम आपका सिंगल कॉपी में प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं, मोनोजोमी बोलते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं मेल एंड फीमेल हेटेरोगैमेटी, जिसे हम बोलते हैं विषम लैंगिकता, ठीक है। मेल हेटेरोगैमेटी से शुरू करते हैं। मेल हेटेरोगैमेटी का मतलब क्या होता है, मेल हेटेरोगैमेटी, मेल मतलब पुरुष, हेटेरो मतलब बहुत सारे, गैमेटी मतलब गैमीट्स। तो जो आपके जो पुरुष होते हैं वो आपके 2 तरीके के स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मेल हेटेरोगैमेटी बोलते हैं, ठीक है। और जब आपके फीमेल हेटेरोगैमेटी मतलब क्या होती है, जब आपकी कोई महिला 2 तरीके के अलग अलग क्या करती है, ओवा प्रोड्यूस करती है, उसे क्या बोलते हैं, फीमेल हेटेरोगैमेटी बोलते हैं। उसके बाद ऑटोजोम्स क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जितने भी आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो आपके सेक्स डिटरमिनेशन में अपना योगदान नहीं देते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑटोजोम्स। और सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, आपके वो क्रोमोसोम्स जो किसी भी इंडिविजुअल की सेक्स डिटरमिनेशन क्या बोलते हैं, लिंग पता करने की जो प्रक्रिया होती है, जो क्रोमोसोम्स आपकी लिंग पता करने की प्रक्रिया में मदद करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। सेक्स क्रोमोसोम को जितने छोड़ के जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। इनका कोई रोल नहीं होता सेक्स डिटरमिनेशन की प्रक्रिया में। उसके बाद हम आते हैं म्यूटेशन पे, ठीक है। म्यूटेशन क्या होती है आपकी, म्यूटेशन जब आपका डीएनए में एक सडन चेंज हो रहा है, आपको पता नहीं था, आपको लगा था कि डीएनए वैसे का वैसे ही रहेगा, मगर आपके डीएनए में एक सडन चेंज हो गया जिस वजह से आप क्या हो गए, थोड़े म्यूटेट हो गए, आपके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स या तो अपग्रेड हो गए या डिग्रेड हो गए, उसे क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस ये बहुत ये इसको हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है आपका, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस आपका जो ट्रेट्स होते हैं ना, जो ट्रेट्स होते हैं उनका मूवमेंट किसी पीढ़ी में या किसी सीरीज में किस तरीके से हो रहा है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस सीधी सीधी बात यह है, किसी भी या तो पेडिग्री एनालिसिस या तो किसी बीमारी का पता लगाने के काम आ सकती है। बीमारी से ज़्यादा अगर हम एब्नॉर्मेलिटी बोलें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या हम ये पता लगाते हैं कि कोई बीमारी किस तरीके से किसी पीढ़ी में किस तरीके से बढ़ रही है, वो भी पेडिग्री एनालिसिस होता है, ठीक है। उसके अलावा और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका ह्यूमन जेनेटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जब हम पेडिग्री एनालिसिस हम बनाते हैं ना, तो हम जैसे एडिशन में हम प्लस और माइनस करते हैं, डिवीजन में हम डिवाइड का साइन लगाते हैं, तो वैसे ही आपका फ्रैक्शंस में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो वैसे ही पेडिग्री एनालिसिस करते वक्त ना हमें कुछ सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें वो सिंबल्स के बारे में पता नहीं होगा तो अगर आपके सामने पेडिग्री एनालिसिस रख भी दिया जाएगा ना, एक चार्ट रख दिया जाएगा पेडिग्री एनालिसिस का, आप सब आपके सर के ऊपर से जाएगा। तो जरूरी है कि पेडिग्री एनालिसिस में कुछ सिंबल यूज होते हैं, आपको वो सिंबल के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं सिंबल। पेडिग्री एनालिसिस में जो स्क्वायर शेप जो सिंबल होता है ये डिनोट करता है मेल को, ठीक है। जो आपका जो सर्किल होता है या ओवल बोल सकते हो, जो ओवल होता है वो किसको डिनोट करता है, फीमेल को। और जब आपका ऐसा कोई सिंबल होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, टिल्टेड स्क्वायर बोल सकते हैं आप इसे। जो ये टिल्टेड स्क्वायर होता है किस, ये आपका कौन से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि सेक्स अनस्पेसिफाइड, पता नहीं है कि सेक्स कौन सा है, ठीक है। अब जब आपका अब ये जो वाला सिंबल है ना, इसको आप रिलेट करिए विद दीज 3, ठीक है। याद रखिए पहला वाला क्या है, मेल, दूसरा वाला क्या है, सेक्स अनस्पेसिफाइड, तीसरा वाला क्या है, फीमेल। तो जब मेल और फीमेल के साथ कोई ऐसा सिंबल प्रेजेंट है जिसका सेक्स अनस्पेसिफाइड है, तो इसका मतलब ये दोनों नॉर्मल है या ये नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब ये कौन है, अफेक्टेड इंडिविजुअल है, ठीक है। अब जब हमने मेल और फीमेल के बीच में एक तार जोड़ दिया, हमने उनकी क्या करा दी, मेटिंग करा दी, तो ये सिंबल क्या होता है, मेटिंग का होता है। जब आपका सिंगल तार होता है इसका मतलब मेटिंग होता है, मगर जब आपका मेल और फीमेल के बीच में 2 तार होते हैं इसका मतलब ये है कि मेटिंग किसके बीच में हुई है, रिलेटिव्स के ही बीच में हुई है, ठीक है। उसके बाद जब हम मान लो आपने मेटिंग तो इनकी करा दी, ठीक है, मेटिंग इनकी करा दी, बट एज रिजल्ट कोई बेबी तो आया होगा ना। तो जब हम इनकी मेटिंग करा देते हैं और हमें मिलते हैं 2 ऑफस्प्रिंग, तो उसका मतलब ये हो, तो उसका हम सिंबल ये होता है कि, और ऊपर क्या होते हैं, ऊपर आपके पेरेंट्स होते हैं और चिल्ड्रन आपके नीचे होते हैं, ठीक है, ये हो गया। और लास्ट सिंबल आपका ये है कि जब आप मेटिंग करा देते हो मगर जो आपका ऑफस्प्रिंग निकलता है उसमें कोई डिजीज पाई जाती है या कोई एब्नॉर्मेलिटी पाई जाती है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका मेटिंग से जो चाइल्ड निकला है उसमें क्या है, आपका कुछ आपका एब्नॉर्मेलिटी है। अब वो भी किस में है,
मेल में है या फीमेल में है? ऑब्वियसली किस में है? मेल में है, क्योंकि अगर फीमेल में होती तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ओवल बनता जो डार्क होता, मगर वो डार्क नहीं है। तो इसका मतलब मेटिंग कराने के बाद अगर मेल चाइल्ड में कोई एबनॉर्मेलिटी निकलती है तो पेडिग्री एनालिसिस में उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका पेडिग्री एनालिसिस। अब हम आते हैं अपने मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि मेंडल ने पी प्लांट पे कुछ एक्सपेरिमेंट करे, उसने पी प्लांट में ही क्यों किए, उसने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, ये सारा हम आप जनरल साइंस की वीडियोस में देख लीजिए। उसके बाद उसने 3 आपके लॉज भी निकाले, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये हम पहले कर चुके हैं, वीडियोस देख लीजिएगा। हालांकि बहुत सिंपल लॉज है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म में 2 ट्रेट्स है तो एक क्या होता है? डोमिनेंट होता है, एक क्या होता है? रिसेसिव होता है। ऐसे ही आपके तीनों लॉज बहुत सिंपल है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये अगर आप कर रहे हैं, आप देखिए जैसे पेडिग्री एनालिसिस हमने जनरल साइंस की वीडियोस में नहीं करा है, तो ऑटोमेटिकली आपको ये सुनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स, मेल एंड फीमेल हेटेरोगैमेटी, ट्रायोसोमी, मोनोसोमी, एनेप्लॉइडी, नॉन डिसजंक्शन लिंक, जीन्स लिंकेज, ये सारा हम क्या पनेट स्क्वायर, प्लेयोट्रॉपी, ये सब हम अब कर रहे हैं। मगर ये करने के लिए जो आपको एक कॉमन टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए वो आपको कहां मिलेगी? वो आपको हमारी जनरल साइंस की वीडियो में मिलेगी, जेनेटिक्स और एवोल्यूशन वाले। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम आते हैं हमारे नए टॉपिक में, या नई टर्मिनोलॉजी में बोल सकते हो आप। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस ग्रेगोर मेंडल ने एक ऐसा एक तरीका निकाला जिसमें आपका क्या था, जिसमें हमें जो 2 चीजें पता होनी चाहिए, फिनोटाइप और जीनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? बाहरी कैरेक्टरिस्टिक्स। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? आंतरिक या जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। तो टेस्ट क्रॉस में क्या था आपका? जीनोटाइप पता नहीं था मेंडल को, या वो तरीका जिसमें जीनोटाइप ना पता हो मगर फिनोटाइप के बारे में पता हो, तो तब जो क्रॉस करते हैं उसे क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। आप ये डेफिनेशन याद रख लो। उसके बाद मेंडल जी ने क्या किया? मेंडल जी ने मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो भी निकाला। ये आपको बस मैं बता रहा हूं रेशियो क्या है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ यही आएगा कि टेस्ट क्रॉस रेशियो फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस रेशियो फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, और मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड को आपको पता है कि मतलब क्या होता है। तो याद रखिए, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो यानी टीसी रेशियो क्या है? 1:1, और डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या है? 1:1:1:1:1। ये मैं आपको पी प्लांट का डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो बता रहा था, जो 9:3:3:1 होता है। मगर यहाँ पे हमसे टेस्ट क्रॉस तो टेस्ट क्रॉस रेशियो अलग होता है मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड केस में, दोनों में। ठीक है, ये है आपका टेस्ट क्रॉस। तो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं अपना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत ही छोटी है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी? वॉल्टर सटन एंड थॉडर बॉवर ने दी थी 1902 में। इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से जो क्रोमोसोम बिहेवियर है, ठीक है, जो जनरल क्रोमोसोम बिहेवियर होता है, इस सिंबल का मतलब होता है पैरेलल। तो ये जो क्रोमोसोम बिहेवियर है किसके पैरेलल है? जो मेंडेलियन फैक्टर्स होते हैं, या जो मेंडेलियन जो जीन्स, जो फैक्टर्स को हम जीन्स बोलते हैं, क्रोमोसोम बिहेवियर इन जीन्स के क्या होता है? पैरेलल होता है। ठीक है, ये आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। छोटा सा आपको साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए, कौन से साल में थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी गई, और इसका जो बेसिक जजमेंट है वो क्या है। ठीक है, अब हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। ये सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन डिटर्मिनेशन से थोड़ा अलग है, ह्यूमन डिटर्मिनेशन भी इसमें है, तो आप वो क्या कर सकते हैं? जनरल साइंस की वीडियोस में देख सकते हैं। अब सेक्स डिटर्मिनेशन में 4 टाइप के आपके सेक्स डिटर्मिनेशन है, एक्सो टाइप, XY टाइप, 2W टाइप और आपका HD टाइप। ठीक है, सॉरी ये 2W नहीं है, ZW या ZW है। ठीक है, अब एक्सो टाइप आपका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है किसमें देखा जाता है? ग्रास हॉपर में देखा जाता है। ये आपका एग्जांपल है मेल हिट्रोगैमेटी का। अब अगर देखो, अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था मेल हिट्रोगैमेटी और फीमेल हिट्रोगैमेटी क्या है, तो आप मुझसे आप पूछते सर मेल हिट्रोगैमेटी तो आपने बताया नहीं है, बट जब मैंने आपको मेल हिट्रोगैमेटी का डेफिनेशन बता दी है, तो अब आप एक्सो टाइप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि ये कह रहा है कि मेल हिट्रोगैमेटी का एग्जाम्पल है एक्सो टाइप। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता होगा कि 50% यहाँ पे क्या होते होंगे? एक्स क्रोमोसोम होते होंगे, और 50% क्या होंगे? यहाँ पे ऑटोसोम्स होंगे, जो आपके सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। उसके बाद XY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन डिटेल में जनरल साइंस की वीडियोस में देख लीजिए। XY टाइप जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस में देखा जाता है? ह्यूमंस में देखा जाता है, और ड्रोसोफिलिया मेलंगिस्टर में भी देखा जाता है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल है XY टाइप के। इसमें क्या होता है आपका? ये भी आपका मेल हिट्रोगैमेटी का एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है? इसमें XY क्रोमोसोम होते हैं और 50% XY होते हैं और 50% क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। अब आता है आपका ZW टाइप डिटर्मिनेशन। ये आपका बर्ड्स में होता है। बर्ड्स बेसिकली फीमेल होती हैं, तो फीमेल्स में आप मेल भी होते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बर्ड सिर्फ फीमेल ही फीमेल होंगी। तो इसमें क्या होता है? जो इनमें फीमेल्स होती हैं इनमें क्या होता है? ZW क्रोमोसोम होता है। ठीक है, 50% ZW क्रोमोसोम होता है, और मेल्स में क्या होता है?
ZZW क्रोमोसोम होता है। CR का मतलब है क्रोमोसोम, तो इसका मतलब 22 क्रोमोसोम नहीं है, इसमें ये है कि इसमें क्या है, इसमें ZW क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में, और आपका मेल्स में क्या होता है, ZZ क्रोमोसोम होते हैं। और ये आपका एग्जाम्पल है हेटेरोगैमेटी का, यानी इसमें 50% ZW क्रोमोसोम होंगे, बाकी आपके ऑटोसोम्स होंगे। उसके बाद है हमारा हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। आपको इसमें से नाम याद रखना है कि इसमें क्या होता है, हनी बीज इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसका फ्लो चार्ट बहुत सिंपल है, एंड इसमें जो मेल्स होते हैं उनका क्या होता है, आपका उनका 16 होता है, और जो 2n होता है वो उसका नंबर क्या होता है, 32 होता है। ये थे हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके बाद म्यूटेशंस, म्यूटेशन में पढ़ रखे हैं चेंज जो होते हैं, अंदरूनी चेंज। म्यूटेशन दो तरीके की होती हैं, जेनेटिक म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन में जब अगर मान लो फिनोटाइप या जीनोटाइप में कोई चेंज नजर आ गया, तो वो आपका कौन सी म्यूटेशन के अंतर्गत आएगा, जेनेटिक म्यूटेशन के अंदर। जेनेटिक म्यूटेशन भी दो तरीके की होती हैं, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट मतलब छोटा सा, तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, जब कोई सिंगल बेस अपनी एक जगह से, अपनी एक प्री डिटरमाइंड जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन जब हो जाता है, तो जब अगर कोई बीमारी अगर एज अ रिजल्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन है, तो उसका एग्जांपल क्या होगा, सिकल सेल अनीमिया। ठीक है। उसके बाद आपका क्रोमोसोमल क्या होते हैं, आपके क्रोमोसोमल भी आपके दो तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल। स्ट्रक्चरल म्यूटेशंस आपके डिलीशन, डुप्लीकेशन और इन्वर्जन। डिलीशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज अगर डिलीट हो गई, कोई बेस डिलीट हो गया। डुप्लीकेशन का मतलब कॉपी हो गई, और इन्वर्जन का मतलब शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ये होता है आपका स्ट्रक्चरल म्यूटेशन, या वही स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। उसके बाद है हमारा न्यूमेरिकल, जहाँ पे हम नंबरों के चेंजेस के बारे में जानते हैं। तो नंबरों में हमने पढ़ रखा है एनोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। एनोप्लॉइडी दो तरीके की होती है, ट्रायोसोमी और मोनोसोमी। ट्रायोसोमी जिसमें 3 कॉपीज बन जाती है, मोनोसोमी जिसमें 1 कॉपी बन जाती है, उसको बोलते हैं एनीप्लॉइडी। और पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, यानी जब बहुत सारे क्रोमोसोम्स नंबर की चेंज हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। अब म्यूटेशन तो हमने पढ़ ली क्या होती है, मगर ये उन एजेंट, जैसे पोल्यूशन में हम पढ़ते हैं कि वो एजेंट्स कौन है जो पोल्यूशन फैलाते हैं, पोल्यूटेंट्स, तो वैसे ही वो एजेंट्स, फिर चाहे वो केमिकल एजेंट हो या फिजिकल एजेंट हो, वो फिजिकल और केमिकल एजेंट जो म्यूटेशन करते हैं या लाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, म्यूटेजेंस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका म्यूटेशन। अब उसके बाद हम आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर में। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, आपके दो तरीके के होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर आपके कब होते हैं, जब आपकी एक सिंगल जीन में कोई म्यूटेशन हो जाती है, उसे बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, या आपके डोमिनेंट और रिसेसिव बोथ होते हैं। उसके बाद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब हम बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की। मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम 3 डिसऑर्डर पढ़ेंगे, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। हेमोफीलिया एक बहुत ही क्या है, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, क्योंकि हेमो यानी ब्लड, तो ये आपका ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये आपकी बीमारी है जो हेमोफीलिया है, ये सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये आपकी किस में देखी गई थी, क्वीन विक्टोरिया में देखी गई थी, और क्वीन विक्टोरिया के बाद जितने भी उनके डिसेंडेंट्स थे उन सब में बीमारी पाई गई थी। इसमें क्या होता है, इस बीमारी में, क्योंकि ये ब्लड से रिलेटेड है, तो इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाती है। मान लीजिए अगर मैं आपका हाथ में एक चाकू मार दूं, तो आपको खून बहते रहेगा, कंपैरेटिवली टू एक नॉर्मल इंसान में आपको खून इतना बहेगा कि आप बेहोश हो सकते हो। तो मगर अगर वही चीज़ मैं एक नॉर्मल इंसान में करूँगी जिसमें बीमारी नहीं होगी, तो उसमें घाव बहुत जल्दी से डेवलप हो जाएगा। टाइम घाव का यहाँ पे बहुत क्या होता है, तेज नहीं होता, तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। स्पीड जो होती है ब्लड क्लॉटिंग की हल्की हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग की स्पीड हल्की होती है, इसका मतलब क्या है, WBC का एक्शन थोड़ा कम हो जाता है। अब आते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ये अफेक्ट ऑन कोन्स। आप बोलोगे कोन्स क्या है, मैंने आपको, ये आपने 10th में पढ़ा है कि आंखों में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, रॉड्स होती हैं आंखों में और कोन्स होती हैं। रॉड्स आपको ब्रॉडर व्यू प्रोवाइड करती हैं, मगर कोन्स आपके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कोन्स भी आपकी अलग अलग तरीके की होती हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस में आपका जो आर और जी मतलब जो आपकी कोन्स, जो आपकी रेड और ग्रीन कोन्स होती है ना, वो अफेक्टेड होती हैं, जिस वजह से आप क्या होते हो, आप कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। खास करके अगर आपके सामने रेड और ग्रीन कलर रख दिया जाएगा, तो आप रेड और ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाओगे, आप रेड और ग्रीन कलर को पहचान ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये होता है। अब कलर ब्लाइंडनेस का हम एक रेशियो जान लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस ऑन एन एवरेज हमें अगर हम पढ़ें तो 8% ऑफ मेल्स में होती है, और फीमेल में से 0.4% में होती है। ठीक है, अब हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, सिस्ट म्यूकस, एक सिस्ट की परत होती है जिसमें भर के पस भरा होता है, वो आपका जम जाता है, और ये आपका कहाँ पे अफेक्ट करता है, ब्रीदिंग यानी लंग्स में अफेक्ट करता है, और ये आपका डाइजेशन यानी आपके लीवर हो गया, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। ये थे आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब हम आते हैं अपने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, आप सबसे पहली चीज, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अगर कहीं पे हो जाता है, तो अगर हमें पता करना है कि कहीं पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, तो उस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पता लगाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कैरियोटाइपिंग बोलते हैं। तो ठीक है, कैरियोटाइपिंग का क्या होता है, मतलब
अगर हमें किसी इंसान में कि कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या नहीं, जैसे अगर हमें नसों में हमें चेक करना होता है हम ईवीजी करते हैं, दिमाग में हम टेस्ट करते हैं तो हम सिटी स्कैन एमआरआई करते हैं, हार्ट में होता है तो हम ईसीजी करते हैं, अगर ब्लड में कोई दिक्कत होती है हम ब्लड टेस्ट करते हैं। तो वैसे ही अगर कोई क्रोमोसोमल बीमारी है, क्योंकि वो ब्लड से तो नहीं आ पाएगी, आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी, तो अगर कोई क्रोमोसोमल बीमारी हमें डिटेक्ट करनी है तो उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैरियोटाइपिंग बोलते हैं। अब इसमें हमारे 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। पहला है हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम सबसे पहले किसने इसके बारे में डिस्कवर किया था, लैंगडॉन डॉन ने 1866 में। इस बीमारी में क्या होता है आपका बेसिकली जो आपकी क्रोमोसोम नंबर, इसमें जो 21 CR मतलब करोड़ नहीं है, जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, ठीक है, जिस वजह से आप इसको और इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। इसमें होता है क्या है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, फिजिकल प्रॉब्लम बहुत होती है, कंजेंटल यानी हार्ट डिजीज, आपका लंग्स में बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कतें रहती हैं इस इंसान को। तो इन इंसान को बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए अपने हेल्थ से रिलेटेड। दूसरा है हमारा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, आपका जो एक्स क्रोमोसोम होता है एक एक्स्ट्रा आपका क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, आपकी जो बियर्ड है वो ग्रो नहीं करती है, आपकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी फीमेल डेवलपमेंट हो जाती है, तो आपकी ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट थोड़ी बड़ी हो जाती है, और आपका ये बोल सकते हैं आपके जो प्यूबिक पैटर्न होते हैं वो फीमेल वाले आ जाते हैं, ना कि मेल वाले, ठीक है। अब आते हैं हमारे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, हमारा एक्स क्रोमोसोम जो होता है फीमेल में वो एब्सेंट हो जाता है, और इन टाइप की फीमेल जिनमें आपका एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाता है उन्हें हम बोलते हैं एक्सो फीमेल्स बोलते हैं। इनमें क्या होता है आपका बेसिकली ये स्टेराइल रह जाती है, मतलब ये कंसीव नहीं कर सकती। उसके अलावा ये शॉर्ट हाइट की होती हैं, इनकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट बहुत ही छोटी होती है, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इनके डेवलप होने चाहिए यानी ओवरी और ये सब का डेवलपमेंट रुक जाता है या होता ही नहीं है, इसलिए इनको एक्सो फीमेल्स बोलते हैं, और इस बीमारी को क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारा जेनेटिक्स ये खत्म हो चुका है, एवोल्यूशन अभी हमें करना है। तो जेनेटिक्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में, अब जैसे मान लीजिए आप लोग मुझसे एक बात बता दूं आपको, कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने 1-2 टॉपिक्स मिस कर दिए। आप अगर अपना लैब असिस्टेंट का सिलेबस देखें तो कुछ टॉपिक्स आपके जैसे पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस है, पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस भी था आपके एनसीईआरटी में, मगर वो आपका सिलेबस से ओमिट कर दिया लैब असिस्टेंट के, तो इसलिए मैंने पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस समझाया नहीं है। तो यही रीजन है कि हम वही टॉपिक करा रहे हैं, क्योंकि वी आर स्टिकिंग टू द सिलेबस। हम जो आपके सिलेबस में हमारा कंटेंट दिख रहा है हम वही आपको करा रहे हैं, और एक लिमिट तक कराना चाहिए तो हम वही करा रहे हैं। तो आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।